नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ मिलकर मिशन लाइफ का शुभारंभ करेंगे। मिशन लाइफ का उद्देश्य स्थिरता के प्रति सामूहिक दृष्टिकोण को बदलने की त्रिस्तरीय रणनीति का पालन करना। मिशन लाइफ में व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल लेकिन प्रभावी पर्यावरण के अनुकूल कार्यों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना है उद्देश्य। प्रधानमंत्री मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में भी भाग लेंगे, जिसका आयोजन 22 अक्टूबर तक केवड़िया में विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ये सम्मेलन दुनिया भर से भारतीय मिशंस के 118 प्रमुखों को एक मंच पर लाएगा। 3 दिनों में होने वाले 23 सत्रों के माध्यम से सम्मेलन में समकालीन भू राजनीतिक और भू आर्थिक वातावरण, कनेक्टिविटी, भारत की विदेश नीति, प्राथमिकताओं जैसे मुद्दे, इन पर होगी विस्तृत चर्चा। प्रधानमंत्री व्यारा में 19,970 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास पहलों की आधारशिला रखेंगे। वहीं सापुतारा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की सड़क के सुधार, साथ ही संपर्क रहित मार्गों के निर्माण का भी करेंगे शिलान्यास। जिन अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी, उनमें तापी और नर्मदा जिलों में 300 करोड़ रुपए से अधिक की जलापूर्ति परियोजनाएं भी शामिल। प्रधानमंत्री कल उत्तराखंड का दौरा करेंगे। वे सुबह श्री केदारनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। केदारनाथ रोपवे लगभग 9.7 किलोमीटर लंबा होगा। ये गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा, जिससे दोनों स्थानों के बीच यात्रा का समय वर्तमान में 6 से 7 घंटे से कम होकर लगभग 30 मिनट का रह जाएगा। प्रधानमंत्री हेमकुंड रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। हेमकुंड रोपवे गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा। ये लगभग 12.4 किलोमीटर लंबा होगा और यात्रा समय को 1 दिन से कम कर केवल 45 मिनट तक सीमित कर देगा। प्रधानमंत्री आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल के दर्शन करेंगे। सुबह करीब 9:25 पर प्रधानमंत्री मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के साथ साथ वहां चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। प्रधानमंत्री श्री बद्रीनाथ मंदिर में कल दर्शन और पूजन करेंगे। दोपहर 12 बजे वे रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। प्रधानमंत्री माणा गांव में सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम अराइवल यानी आगमन प्लाजा और झीलों के विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के अवसर पर 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 4 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों के गृह प्रवेशम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर उपस्थित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का ये निरंतर प्रयास रहा है कि देश के हर नागरिक को सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस उसका खुद का एक घर उपलब्ध करवाया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक करीब 38 लाख मकान। केवड़िया के एकता नगर में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ किसी विदेश मंत्री की ये पहली मुलाकात थी। एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ऐसे बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली के कई देशों के राजनयिकों से मुलाकात करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। मध्य प्रदेश में अगले साल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए शिवराज सिंह चौहान विभिन्न देशों के राजदूतों को न्योता देंगे। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, इजराइल और दक्षिण कोरिया समेत कई प्रमुख देशों के राजनयिक मौजूद रहेंगे। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जन परामर्श के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के मसौदे को प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परिकल्पित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क विकसित किया ताकि
एकेडमिक और व्यावसायिक क्षेत्रों का एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके, जिससे दोनों के बीच लचीलापन और गतिशीलता आए। एनसीआरएफ छात्रों की आगे की प्रगति के लिए कई विकल्पों को खोलेगा और व्यावसायिक शिक्षा और अनुभव से जुड़े हुए स्कूल और उच्च शिक्षा के बीच रिश्ता कायम करेगा, जिससे कौशल प्रदानता और वोकेशनल एजुकेशन को मुख्यधारा में लाया जा सके। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जन भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन का एक प्रमुख स्तंभ है और एनईपी 2020 भी जन भागीदारी की भावना का प्रतीक। उन्होंने कहा कि एनईपी के अंतर्गत नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क दरअसल अगली पीढ़ी वाला बहुआयामी साधन है। बांग्लादेशी युवाओं के एक प्रतिनिधिमंडल के स्वागत में दिल्ली में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक मौजूद थे। नई दिल्ली स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के मुख्यालय में भारतीय खेल प्राधिकरण के शासी निकाय की 56वीं बैठक आयोजित की गई। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान ग्रामीण स्तरों पर मौजूद साई ट्रेनिंग सेंटर के आधुनिकीकरण के लिए 25 करोड़ रुपए की आवंटन को मंजूरी दी गई। खेल सुविधाएं बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता को बढ़ाने जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। एनआईए ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 ठिकानों पर छापे मारे और आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल के एक कट्टरपंथी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने आतंकी संगठन आईएसआईएस की साजिश से जुड़े एक मामले में बासित कलाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। वाराणसी निवासी सिद्दीकी कट्टरपंथी गतिविधियों और भारत में आईएसआईएस की ओर से कट्टरपंथी युवाओं की भर्ती में शामिल था। इन भर्तियों का उद्देश्य भारत के खिलाफ आतंकी हिंसा की साजिश करना था। वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल के 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद वॉइस ऑफ हॉर्सन नामक ऑनलाइन पत्रिका के माध्यम से ऑनलाइन प्रचार करने की संशोधित रणनीति तैयार की गई। तलाशी के दौरान एनआईए ने शक्तिशाली विस्फोटक सामग्री से जालसाजी से जुड़े हस्तलिखित आपत्तिजनक लेख, मोबाइल फोन, लैपटॉप और पेन ड्राइव कब्जे में लिए। एनआईए ने पिछले वर्ष जून में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। महाराष्ट्र के अलीबाग में आरसीएफ कंपनी में एक गैस टरबाइन इकाई में कंप्रेसर फटने से भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट से हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हाफिज तलह सईद, लश्कर तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के बेटे को ब्लैक लिस्ट में डालने का प्रस्ताव रखा, जिस पर चीन ने एक बार फिर रोक लगा दी। भारत और अमेरिका के सामने चीन 2 दिन में दूसरी बार रोड़ा बना। 46 वर्षीय हाफिज तलहा सईद आतंकवादी समूह लश्कर का एक प्रमुख नेता और 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा है। 2 दिनों से भी कम समय में ये दूसरी बार हुआ जब बीजिंग ने भारत और अमेरिका को ऐसे झटका दिया। चीन ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव पर रोक लगा दी। एक अधिसूचना में भारत के गृह मंत्रालय ने कहा था कि हाफिज तलह सईद भारत में और अफगानिस्तान में भारतीय हितों में लश्कर तैयबा की भर्ती, धन संग्रह और योजना बनाने और हमलों को अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल रहा। केंद्र सरकार ने शीर्ष स्तरीय नौकरशाही में फेरबदल करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अरमाने गिरिधर को नया रक्षा सचिव बनाया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। रेल मंत्रालय अगले 3 सालों में 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार करेगा। अभी तक रेलवे ने 15 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए हैं और उन्हें चालू कर दिया है। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के बरौनी प्लांट ने यूरिया उत्पादन शुरू किया। वित्त मंत्रालय ने 4 राज्यों को 1764 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया। उसमें आंध्र प्रदेश 136 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ 109 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 799 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश 720 करोड़ रुपए के साथ काम करेगा। देश भर में बिजली के करीब 50 लाख परंपरागत मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स में तब्दील किया गया। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सर्वाधिक 11,56,855 मीटर उत्तर प्रदेश में लगाए गए। इसके बाद 11,08,000 मीटर बिहार में लगाए गए। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी
SJVN ने महाराष्ट्र राज्य बिजली उत्पादन कंपनी की नीलामी में 105 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना हासिल की। जल क्षेत्र में लगने वाली इस परियोजना पर 730 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण G20 बैठक के दौरान 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में किया जाएगा आयोजित। विश्व मसाला कांग्रेस 2023 की थीम विजन 2030 स्पाइसेस स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेषण, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा के इर्द गिर्द केंद्रित रहेगी। भारतीय खाद्य निगम 12 राज्यों में 249 स्थानों पर करीबन 111 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले आधुनिक स्टील गोदामों का निर्माण करेगा। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत भारतीय खाद्य निगम पहले चरण में 34 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा क्षमता वाले गोदामों को तैयार करेगा। अप्रैल अगस्त 2022-23 की अवधि के दौरान भारत के खनिज उत्पादन में पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में करीबन 4% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। बक्सर तापीय ऊर्जा संयंत्र के वित्त पोषण के लिए REC और PFC ने STPL के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र नई दिल्ली में NSIC ओखला में आज से 23 अक्टूबर 2022 तक आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करेगा। MSME उद्यमों के लिए ऊपरी परिवर्तन की तिथि से 3 साल की अवधि के लिए पुनः वर्गीकरण से पहले की श्रेणी के सभी गैर कर लाभों को बनाए रखने के लिए अधिसूचना जारी। रियलिटी फर्म प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की बिक्री बुकिंग चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 66% की बढ़ोतरी के साथ 3,511 करोड़ रुपए। दैनिक उपभोग का सामान बनाने वाली दिग्गज कंपनी नेस्ले इंडिया लिमिटेड का जुलाई सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 8% से बढ़कर करीबन 666 करोड़ रुपए। CCI ने MMT Go और ओयो पर प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण के लिए करीबन 223 करोड़ रुपए और 168 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। यूरोपीय संघ के नेताओं का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन ब्रसेल्स में 20 और 21 अक्टूबर को आयोजित, जिसमें 27 देशों के नेता ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए समाधान पर करेंगे चर्चा। यूरोपीय संघ के देशों के नेताओं ने ऊर्जा की कीमतों को कम करने के समाधान खोजने के लिए पिछले कुछ हफ्तों में कई बैठकें की, लेकिन अभी तक एक संयुक्त रणनीति तैयार नहीं हो पाई। इसके अलावा ऊर्जा संकट के समाधान को लेकर इन नेताओं ने महीने पहले जितने अलग मत उजागर किए थे उतने आज भी हैं। हालांकि नेताओं से अपेक्षा यह है कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस और संयुक्त गैस खरीद के लिए एक वैकल्पिक मूल्य बेंचमार्क का समर्थन किया जाएगा। भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री स्वेला ब्रेवरमैन ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दिया। बुधवार को ब्रेवरमैन ने लिज ट्रस सरकार से अलग होने की घोषणा की। पहले ही राजनीतिक संकट से गुजर रहा है ब्रिटेन। स्वेला ब्रेवरमैन ने बुधवार को कहा कि वे प्रधानमंत्री लिज ट्रस की सरकार को छोड़ रही हैं। ब्रेवरमैन को 43 दिन पहले ही गृह मंत्री नियुक्त किया गया था। एक सप्ताह में प्रधानमंत्री लिज ट्रस की कैबिनेट से दूसरी मंत्री सरकार से अलग हुई हैं। पिछले शुक्रवार को क्रॉसंकी कॉटन को वित्त मंत्री पद से हटा दिया गया था। 2 महीने से भी कम समय पहले नियुक्त हुई ब्रेवरमैन सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की लोकप्रिय नेता हैं। रूस के लगातार जारी मिसाइल हमलों और गोलीबारी से यूक्रेन के गांव, कस्बे और कुछ शहर बिजली के बिना अंधकार में डूब गए। रूस ने ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ हमले कर उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसे देखते हुए यूक्रेन ने आज से देश भर में बिजली आपूर्ति को बंद करने का फैसला लिया। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बिजली और ऊर्जा उत्पादन पर चर्चा करने को लेकर वरिष्ठ ऊर्जा अधिकारियों से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन के 30% बिजली स्टेशन रूसी हमले से प्रभावित, देश में ऊर्जा संकट गहरा गया है। ज़ेलेंस्की कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रूस ने बिजली उत्पादन की सुविधाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, इसलिए आज पूरे यूक्रेन में बिजली आपूर्ति पर प्रतिबंध रहेगा। अमेरिका ने यूक्रेन संकट के चलते रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने एक नेटवर्क पर अमेरिकी निर्माताओं से हथियार और कई दूसरी तकनीक खरीदने का आरोप लगाते हुए इन प्रतिबंधों में उन्हें निशाना बनाया। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अनुसार एक रूसी नागरिक पर प्रतिबंध लगाए गए जो 2 अमेरिकी कंपनियों के लिए एजेंट के रूप में काम करता था। ट्रेजरी के उप सचिव वॉली एडयेमो ने बताया कि मित्र देशों के एक बड़े गठबंधन ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध और निर्यात पर नियंत्रण लगाए हैं।
जिसके बाद अब रूस को नई जानकारियां और तकनीक हासिल करने से परेशानी आ रही है। उप सचिव एडजीएमओ के अनुसार रूस को खराब गुणवत्ता वाले और पुराने उपकरणों की आपूर्ति करनी पड़ी, जिसका सीधा असर युद्ध के मैदान पर। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने बयान जारी कर भारतीय नागरिकों से यूक्रेन की यात्रा करने से परहेज करने का अनुरोध किया। पूर्वी यूरोपीय देश के प्रति रूस की बढ़ती दुश्मनी के जवाब में चेतावनी जारी की गई थी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। बयान में कहा गया कि बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और यूक्रेन में हाल ही में शत्रुता के बढ़ते मद्देनजर भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। यही एडवाइजरी जारी की गई। रूसी सेना के नए कमांडर द्वारा स्थिति तनावपूर्ण कहे जाने के एक दिन बाद मॉस्को ने दक्षिण यूक्रेन के खैरसान से नागरिकों को निकालना शुरू किया, जिसमें यह कहा गया कि जनसंख्या हस्तांतरण निर्वासन की राशि है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने निवासियों से रूसी कदम की अनदेखी करने का आह्वान किया। खैरसान के क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख ने कहा कि रूसी नागरिकों को बंधक बनाना चाहते हैं और उन्हें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन अधिकारियों ने यह चेतावनी दी है कि रूस को जबरन निर्वासन की शुरुआत का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। वो आज सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े एक मामले में सुनवाई करने वाला है। ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें स्थल का सर्वेक्षण करने के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति को बरकरार रखा गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ईडी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें केरल से सोने की तस्करी मामले में मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग की गई है। दिल्ली की एक अदालत दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत अर्जी पर करेगा सुनवाई। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में आज श्रीलंका का सामना नीदरलैंड से होगा। दासुन शनाका की कप्तानी वाली श्रीलंकाई सुपर 12 में क्वालिफाई करने के लिहाज से करो या मरो की स्थिति में। श्रीलंका को सुपर 12 में जगह पक्की करने के लिए न सिर्फ ये मैच जीतना होगा, बल्कि रन रेट पर ध्यान देना होगा। दिन से दूसरे मुकाबले में नामीबिया और यूएई आमने सामने होंगे। नामीबिया को सुपर 12 में जगह बनाने के लिए यूएई पर एक बड़ी जीत की दरकार। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी होंगे शामिल। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तारीख का ऐलान होगा। गौरतलब है कि ये गेम्स एमपी के भोपाल, इंदौर सहित 8 शहरों में खेले जाएंगे। स्पेनिश लीग ला लीगा ने देर रात खेले गए एक मुकाबले में रियल मैड्रिड ने एलचेसीएफ की टीम को 3-0 से हराया। रियल की ओर से फेडरिको वेलवर्डे, करीम बेंजेमा और मार्कोस असेंसियो ने गोल दागे। इस जीत के साथ ही रियल मैड्रिड 28 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है, जबकि बार्सिलोना 22 अंक के साथ दूसरे पायदान पर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में देर रात खेले गए मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने टॉटनहैम हॉटस्पर को 2-0 से हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर से फेडरिको हॉड्रिग्स और ब्रूनो फर्नांडिस ने गोल किए। प्रीमियर लीग के अन्य मुकाबले में लिवरपूल ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 1-0 से मात दी। लिवरपूल की ओर से डार्विन नुनेज ने 22वें मिनट में गोल दागा। प्रीमियर लीग में खेले गए एक अन्य मुकाबले में न्यूकैसल यूनाइटेड ने एवर्टन को 1-0 से हरा दिया। मिगेल अल्मिरोन ने 30वें मिनट में न्यूकैसल के लिए गोल किया। प्रीमियर लीग के मुकाबले में ब्रेंटफोर्ड एफसी ने चेल्सी को ड्रॉ पर रोक दिया। इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में दोनों ही टीम कोई भी गोल करने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने अजय देवगन अभिनीत हिंदी फिल्म थैंक गॉड के खिलाफ एक याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत प्रदीप सरकार द्वारा निर्देशित एक आगामी फिल्म में प्रसिद्ध बंगाली थिएटर अभिनेत्री विनोदिनी दासी के भूमिका को निभाती हुई नजर आएंगी। फिल्म निर्माता किरण राव ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल 2022 की ज्यूरी में शामिल हो गई। इसका आयोजन 17 नवंबर से 27 नवंबर के बीच होगा और इसमें 55 फिल्में दिखाई जाएंगी। बॉलीवुड में वरुण धवन के 10वें वर्ष के अवसर पर उनकी आगामी हॉरर कॉमेडी भेड़िया का ट्रेलर रिलीज किया गया। नेटफ्लिक्स के सह सीईओ और मुख्य कंटेंट अधिकारी टेड सारंडोस ने कहा कि वे 2022 के लिए कंपनी के $17 अरब के कंटेंट खर्च बजट के बारे में बेहतर महसूस कर रहे हैं। टीवी अभिनेत्री निहारिका चौक से फालतू शो में ग्रामीण लड़की की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार।
निर्देशक गोपीचंद मालिनेनी की आगामी फिल्म, जिसे अस्थायी रूप से NBK 107 के रूप में संदर्भित किया जा रहा है, उसमें लोकप्रिय अभिनेता बालकृष्ण मुख्य भूमिका में। तेलुगु स्टार जूनियर NTR अपने परिवार के साथ निर्देशक SS राजामौली की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म RRR के प्रीमियर के लिए जा रहे हैं जापान। लोकप्रिय गायक और रैपर बादशाह, जो रियलिटी शो MTV हसल 2.0 में जज हैं, उन्होंने शो में MC स्क्वायर के नाम से जाने वाले प्रतियोगी अभिषेक बैंसला की तारीफ की। डेनमार्क ओपन में आज पुरुष एकल में मुकाबले में किदांबी श्रीकांत का सामना 7वीं वरीयता प्राप्त सिंगापुर के लॉ किन यून से। पुरुष एकल के दूसरे मुकाबले में दो भारतीय खिलाड़ी आपस में भिड़ेंगे। राउंड ऑफ 16 के इस मैच में लक्ष्य सेन का सामना HS प्रणॉय से। महिला युगल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद अंतिम 16 के मुकाबले में थाईलैंड की जोड़ी से करेंगे मुकाबला। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।